सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। वहीं सीएम के कड़े आदेश पर मौलानाओं ने ऐतराज जताया है। मंत्री जयवीर सिंह ने भी अजान को नियमों के दायरे में रहकर करने की बात कही। सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कानून का राज सबके लिए समान है। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी। नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सड़क चलने के लिए होती है, हम सड़क को बाधित नहीं होने देंगे। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। फिरोजाबाद में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अजान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन वो नियमों के दायरे में होना चाहिए। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों के अजान इतनी जोर क्या क्या पढ़ते थे, नींद में तो भंग हो जाती, बंद हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्य अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम आज हैं, पहले हिंदू ही थे। आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदू रहे, ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। मध्य प्रदेश में भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर कि कमाल मौला मस्जिद कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। मुस्लिम फरीक को गमज़दा होने की जरूरत नहीं और हिंदू पक्ष को खुशी मनाने की जरूरत नहीं। और मैं भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मौलाना के बयान पर कहा कि जो चीज जिसकी है उसको दी जा रही है, इस पर परेशानी क्यों हो रही है? जहाँ है जिसका देवी और देवताओं का स्थान है वो वापस उनको मिल रहा है। इसमें हम समझते हैं आस्था पे कहीं ठेस लगने की बात नहीं है। ये वो मंदिर है तो मंदिर है, उसको मस्जिद पहले ही बनाया गया था, पहले आस्था पे ठेस लग चुकी थी ऑलरेडी, अब आस्था पे ठेस लगने की कोई बात भी नहीं है। नमाज के लिए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सड़क रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। जहां जिसका स्थल होगा उसे वहां जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने जहां सीएम योगी की भाषा पर ऐतराज जताया, वहीं मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी का कहना है कि जब कावड़ियों के लिए सड़क खाली रखी जा सकती है तो नमाजियों के लिए क्यों नहीं। संत समाज ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। संतों का कहना है कि सड़क का इस्तेमाल सिर्फ आने जाने के लिए होना चाहिए, कानून सभी के लिए बराबर है। योगी जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नमाज शिफ्टों में पढ़ो, मान जाओ, अगर नहीं मानोगे तो तरीका दूसरा भी है। ये बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल तमाम मुसलमानों को इस वक्त में मान जाना चाहिए और योगी जी की इस धमकी से समझ जाना चाहिए कि योगी जी कहना क्या चाहते हैं। योगी जी ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारी अब खैर नहीं है। सड़कों पर नमाज पढ़ने की प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। नमाज के लिए ही मस्जिदें हैं और यात्रा के लिए सड़कें होती हैं, तो सार्वजनिक सड़कों पर बाधा डालना ये कानून की दृष्टि से भी, संविधान की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कांवड़ यात्रा होती है, हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा एक साइड का रोड ब्लॉक किया जाता है
उनको एहतमाम किया जाता है कि आप इस रास्ते से चल के जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम इसकी तायद करते हैं कि अगर किसी का कोई मजहबी त्यौहार है तो उसके लिए सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए, जो कि अक़लियती तबका है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहाँ पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती। तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नमाज वाले बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि सीएम को मालूम होना चाहिए कि नमाज का एक वक्त होता है। वहीं एआईएमआईएम के नेता आसिम वकार ने आरोप लगाया कि सीएम योगी हिंदू मुस्लिम को अलग नजर से देखते हैं। बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम का कहना है कि सड़क पर नमाज अदा नहीं होनी चाहिए, इससे जनता परेशान होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती। नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। जनता वहाँ से चल ना पावे और आप जो है फिर वहाँ पर तमाशा करें। सड़क इसलिए नहीं बनी है, सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं। सार्वजनिक संपत्तियाँ इस तरह के उपयोग के लिए नहीं होती हैं। जिस सार्वजनिक संपत्ति जिस काम के लिए है उसी में इस्तेमाल होती है। अगर सड़क पर बैठते हैं आप तो सड़क पर जनता कैसे जाएगी फिर? तो ये बहुत गलत है उनका। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल देश हित में और जनता के व्यापक हित में उन्होंने बात कही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मालूम है और होना भी नहीं है तो होना भी चाहिए कि नमाज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे लोग नमाज अदा करते हैं। तो इसका ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। सीएम योगी के बयान पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ी जा सकती है। सरकार को सर्वधर्म समभाव का होना चाहिए। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि पूजा पाठ इबादत के लिए धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। सड़कों पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो सही कहा है। यदि असामान्य परिस्थितियों में सड़क में आ रहा है और लाइन लंबी लग गई है इसलिए सड़क में नमाज अदा करनी पड़ रही है, तो उतने पीरियड के लिए उसको क्षमा किया जाना है। उसको ये माना जाना चाहिए कि ये अपरिहार्य हो स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण इसको सड़क में नमाज अदा करनी पड़ी है। उसको एक इशू बनाना, मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ कहीं से भी उचित नहीं है और ये जर्नल प्रैक्टिस नहीं है, न होनी चाहिए। पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उन्होंने जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सही। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश दिया था, जिसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की थी। इसका अब असर भी लगातार दिखने लगा है। मंत्री और विधायक ही नहीं, कई जिलों के डीएम भी सरकारी वाहन से ऑफिस पहुंच रहे हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की अपील भी की जा रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर भी दिखने लगा है। योगी सरकार में कई मंत्री इसे फॉलो कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए इलेक्ट्रिक कार से पहुंचे। सर आज तो वाहन बदला हुआ है, इलेक्ट्रिक वाहन नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों को जो पेट्रोल डीजल इसका उपयोग कम से कम करें। सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं। मैंने स्वयं इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, इसका उपयोग मैंने उसी दिन से प्रारंभ किया है और हम सब कार्यकर्ता मिनिमम से मिनिमम व्हीकल्स का उपयोग कर रहे हैं। और एक गाड़ी में देखिए ये स्टाफ है, एक गाड़ी में मैं हूँ, सिर्फ 2 गाड़ी हम लोग साथ। देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी पर भी पीएम सीएम की अपील का असर नजर आया। वो बुलेट चलाकर लोगों से ईंधन बचाने की अपील करते नजर आए, लेकिन इस दौरान बगैर हेलमेट हाईवे पर बुलेट चलाने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और ट्रैफिक विभाग ने 1000 का चालान भी किया। आजमगढ़ के डीएम रविंद्र कुमार ई रिक्शा से अपने आवास से दफ्तर तक पहुंचे। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी पैदल ही अपने दफ्तर पहुंचे।
डीएम ने जिले के सभी अधिकारियों को ईंधन की बचत करने का निर्देश दिया। डीएम ने रामपुर की जनता से अपील की है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल से चलें। एक तरफ जहां हम ईंधन की बचत करते हैं, जो इंपोर्ट है उसको कम करते हैं, उसके साथ ही ईंधन अगर कम जलेगा तो पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। डीजल और पेट्रोल को लेकर के जिले में क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति सामान्य है, लेकिन जैसा कि आप सभी विदित हैं कि जो खाड़ी देशों में जिस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उसके मद्देनजर यह आवश्यक है कि हम अभी से अपनी तैयारी रखें। सपा और कांग्रेस ने देवरिया में अनोखा प्रदर्शन किया। डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों की बढ़ोतरी पर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने सिर पर गैस सिलेंडर लेकर पैदल मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी एक बार फिर से अलग अंदाज में नजर आई हैं। दिशा की बैठक खत्म होने के बाद में हेमा मालिनी ई रिक्शा में सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुई। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तेल बचाओ अपील को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है और इसी संदेश को देने के लिए उन्होंने ई रिक्शा का इस्तेमाल किया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का भी अलग अंदाज नजर आया है। पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील के बाद सभी मंत्री और सांसद पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश दे रहे हैं। रवि किशन ने भी फ्यूल की बचत को लेकर अपील के बाद साइकिल चलाई है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी इसे फॉलो कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए इलेक्ट्रिक कार से पहुंचे थे। मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश की सरकार नहीं आने वाली। 2012 में मुलायम सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन तब से आज तक सिर्फ चुनाव हार ही रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि देश आज बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। राहुल गांधी इसके बारे में पिछले 1 साल से आगाह कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार कर कहा कि 2027 में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी और 2029 में फिर से मोदी सरकार आएगी। जी के नेतृत्व में 38 सालों के बाद काम के बल पर कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना तो योगी आदित्यनाथ जी बने। तो वो कहते हैं केवल, क्योंकि वो जब से बने हैं तब से वो हार ही रहे लगातार, तो इसलिए उनको अवसर अब नहीं मिलने वाला है। अभी न मोदी जी न योगी जी खाली करने वाले हैं। ये सीट रिजर्व हो चुकी है। प्रदेश और देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी और योगी जैसा व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं। देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है और चिंताजनक विषय है, और महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इसके ऊपर जिस तरह से अब प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, तो मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी की समझ में आया कि एक गंभीर आर्थिक संकट की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में लगातार पिछले 1 साल से हमारे नेता राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं। हर अच्छे काम के पर टिप्पणी करना, हर किसी मूवमेंट पर टिप्पणी करना। देश जब पूरा मोदी जी के साथ है, इस वक्त पे अपोजिशन को शांति से उनको काम करने देना। अगर तारीफ नहीं कर सकते मोदी जी की तो उनकी बुराई भी ना करें, मेरी पर्सनल राय है। नहीं तो उनका खामियाजा उनको लगातार भुगतना पड़ेगा। बंगाल, आसाम, पुडुचेरी में आपने देख ही लिया, अब आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। ऐतिहासिक जीत की तरफ भाजपा जा रही है। पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आज योगी कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी मिली है। वहीं लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए जमीन और एमओयू को मंजूरी जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लग गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला कर बड़ी समस्या दूर कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में नए ओबीसी आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग
सभी 75 जिलों की समीक्षा के बाद रिपोर्ट सौंपेगा। जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर आगे की चीजों को तय करेगा। आज की इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव सर पास हुए हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुए हैं सर। खास तौर से चिकित्सीय सुविधा बढ़ाने के लिए, आवागमन की सुविधा और बेहतर करने के लिए, मेट्रो की सुविधा बेहतर करने के लिए और खास तौर से विद्युत के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। विद्युत के जनरेशन बढ़ाने के लिए, सर कुल कितने प्लांट लगाने सर कुल कितने प्रस्ताव पास हुए हैं आज? जी 12 प्रस्ताव पास हुए। सर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है? जी हाँ, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव है। योगी कैबिनेट की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए जमीन और एमओयू को मंजूरी जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुल 12 प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट की बैठक में पास हुए हैं। उनमें लखनऊ मेट्रो का विस्तार से संबंधित प्रस्ताव है। वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में एक हॉस्पिटल के निर्माण का प्रस्ताव है, यानी कि चिकित्सा शिक्षा से, चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है और बिजली विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पश्चिम बंगाल के सुवेंदु सरकार के आदेश के बाद राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान आज से वंदे मातरम गीत अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी। वहीं मौलाना ने वंदे मातरम गाने को लेकर आपत्ति जताई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार के आदेश के बाद राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान आज से वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कुछ जगहों पर मॉनिटरिंग के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग रखने की भी बात सामने आई है। सब विद्यालय वंदे मातरम सोमवार থেকে দিয়ে विद्यालय शुरू করতে হবে সেই নোটিশটা জারি করে। सोमवार से मौलाना साजिद रशीदी ने भी वंदे मातरम गाने को लेकर आपत्ति जताई है। मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि आजादी की लड़ाई के वक्त 6 पंक्तियों को हटाया गया था जिन पर ऐतराज था। अब सरकार ने उसे फिर से जारी कर दिया है। ये इस्लाम की आस्था के विपरीत है। इसके रेजुलेशन में वो आखिर की पंक्तियां जिन पर ऐतराज था वो हटा दी गई थी। अभी तक वही चल रहा था, लेकिन इस सरकार ने आकर बड़ा दुख होता है कि सरकार भी भेदभाव करती है। वंदे मातरम को लेकर मौलाना के बयान पर अयोध्या के महंत विष्णुदास ने आपत्ति जताई है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो सरकार के फैसले को मजहबी नजरिए से ना देखें। ऐसे मौलानों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौलानों को लाठी मार मार के पाकिस्तान, इस्लामाबाद भेज देना चाहिए। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वंदे मातरम गीत को मजहबी नजरिए से न देखें। वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने को लेकर मंत्री दिलीप घोष ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की हालत जम्मू कश्मीर से भी बदतर कर दी गई थी, लेकिन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि बंगाल में अब सरकार और संस्कृति बदल गई है। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया। हम भूले नहीं हैं, सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल इस तरह का कदम उठाने वाला पहला राज्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में पहले से ही ये परंपरा लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संत प्रेमानंद महाराज ने अपनी पद यात्रा रोक दी है। आश्रम की तरफ से बाकायदा इसका ऐलान भी किया गया है और बताया गया है कि इस यात्रा को क्यों रोकना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार डॉक्टर की सलाह पर स्वास्थ्य कारणों के चलते संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा था। प्रेमानंद महाराज नहीं निकालेंगे पदयात्रा।
आश्रम की ओर से पदयात्रा रोक का ऐलान। विशेषकर आदेश महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण सुबह होने वाली पदयात्रा, एकांतिक दर्शन, एकांतिक वार्तालाप अनिश्चित काल के लिए बंद है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत पूज्य प्रेमानंद महाराज के भक्त अब प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा नहीं देख सकेंगे, क्योंकि प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। प्रेमानंद महाराज के आश्रम की ओर से अनाउंसमेंट किया गया, जिसका वीडियो न्यूज 18 के पास आया है, जिसमें पदयात्रा के बंद होने की बात कही जा रही है। विशेषकर आदेश महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण सुबह होने वाली पदयात्रा, एकांतिक दर्शन, एकांतिक वार्तालाप अनिश्चित काल के लिए बंद है। वीडियो में बताया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते उनकी पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। श्री राधा केलीकुंज आश्रम ने प्रेमानंद महाराज के भक्तों तक संदेश पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर से उसी रास्ते पर ऐलान कराया है, जहां से प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर निकलते थे। राधे महाराज जी। रविवार को देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु जब प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन और उनकी पदयात्रा की एक झलक पाने के लिए वृंदावन पहुंचे, तो उन्हें इस फैसले की जानकारी मिली। बता दें कि प्रेमानंद महाराज लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी नियमित रूप से डायलिसिस होती है। डायलिसिस की इस कठिन प्रक्रिया के बाद अक्सर उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके पहले भी कई बार डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य कारणों के चलते उनकी पदयात्रा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। ब्यूरो